नमस्कार, आप देख रहे हैं जेटीएन न्यूज इंडिया और आपको पता है कि पूरे राज्य के अंदर 1932 को लेकर के एक माहौल बना हुआ है। विधानसभा से पारित होने के बाद अब लोगों की उम्मीदें जगी है, लेकिन अभी चर्चा के केंद्र में केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि गेंद अब उनके पाले में है। 9वीं अनुसूची का मामला है, अनुशंसा अब होना है 9वीं अनुसूची के लिए और फिलहाल कोर्ट का रास्ता बंद है। क्या कुछ है, इसी और मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ बोकारो के विधायक और विधानसभा में विरोधी दल के मुख्य सचेतक विनीची नारायण जी मौजूद हैं। सबसे पहले विधायक जी, स्वागत आपका जेटीएन न्यूज इंडिया पे। थैंक यू, धन्यवाद। और आपकी पूरी पार्टी की मौजूदगी में विधानसभा के अंदर 1932 के संकल्प को लेकर हेमंत सरकार ने प्रस्ताव पारित कर दिया। मामला अब केंद्र सरकार के पास है, संवैधानिक रूप से और राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के पास है। जो राज्य के आदिवासी और मूलवासी हैं वो आप लोगों की तरफ बहुत उम्मीद से देख रहे हैं। क्या कहेंगे राज्य के लोग? देखिए, मैं आपको साफ बताऊं कि पूरी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक में पिछले दिनों तय हुआ कि 1932 का खतियान के हम समर्थन में हैं, ओबीसी आरक्षण के हम समर्थन में हैं और हम लोगों ने विधानसभा में उसी अनुरूप भूमिका भी निभाई। लेकिन बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपने कहा कि गेंद केंद्र के पाले में है, भाजपा के पाले में है। गेंद पाले में भेजा जरूर है, लेकिन पंचर करके भेजा है। फुटबॉल को ही पंचर कर दिया हेमंत सोरेन जी ने। अब गेंद रहा नहीं। अच्छा होता कि जो अनुसूची 9 के तहत भेजने की जो बात थी, अगर प्रक्रिया का पालन करके भेजा जाता तो निश्चित रूप से गेंद हमारे पाले में होता और हम लोग भी दबाव बनाते, केंद्र सरकार से आग्रह करते। लेकिन पहले तो प्रक्रिया का ही पालन हेमंत सोरेन जी ने नहीं किया। जब भी कोई भी सरकार, देश की कोई भी सरकार अगर अनुसूची 9 के तहत भारत सरकार से कोई आग्रह करती है, प्रस्ताव पारित करके भेजती है, तो बाकायदा उसका सर्वे कराती है। क्या हेमंत सोरेन जी ने कोई सर्वे कराया? विधानसभा में जब रामचंद्र चंद्रवंशी जी ने इस विषय को लाया तो हेमंत सोरेन जी एक कागज दिखा रहे थे कि देखिए कर्नाटक में आप ही की सरकार है और उसने भी अनुसूची 9 के तहत एक मामला भेजा है। तो हम लोग तो बोलना चाहते थे, उनको जवाब देना चाहते थे, लेकिन हम लोग को बोलने नहीं दिया गया। अब जब हमने एक दिन पहले ही घोषणा कर दिया प्रेस के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी 1932 के खतियान के साथ है, तो जब सत्ताधारी दल साथ है, विपक्ष साथ है, तो विधानसभा में बोलने से क्यों रोका गया? ये सवाल है कि नहीं है? तो सिर्फ मुझे रोका नहीं गया, आयशू को भी रोका गया, क्योंकि हम सारे लोग जानते थे कि ये झारखंड की जनता के आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। इन्होंने कोई सर्वे कराया नहीं और सीधा सीधा बगैर सर्वे का ही ये लोग प्रस्ताव केंद्र को भेज रहे हैं और केंद्र के पाले में भेज रहे हैं। और मुझे पता है, आज मैं कह रहा हूं जो होने वाला है, केंद्र सरकार उसको रिजेक्ट करेगी। इसलिए करेगी कि जब प्रस्ताव आपने सही प्रारूप में, फॉर्मेट में भेजा ही नहीं तो स्वाभाविक रिजेक्शन होगा। और जब रिजेक्शन होगा तो ये लोग सिर्फ वोट की राजनीति के लिए गांव-गांव जाएंगे और कहेंगे देखो जेएमएम वाला तो पास करके भेज दिया था और बीजेपी वाला उसको रद्द कर दिया। तो किसके आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं? आपने कहा कि झारखंड का आदिवासी बोका नहीं है, अब झारखंड का आदिवासी जाग गया है। मैं भी यही बात कहना चाहता हूँ कि झारखंड का आदिवासी जाग गया है। आप उसको बोका मत समझिए, उसको बोका बनाने का काम मत करिए। इसलिए मेरा बहुत ही विनम्र आग्रह है हेमंत सोरेन जी से कि झूठ की खेती ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। वो झूठ की खेती, झूठ का जो फसल है वो कब तक आप सब्ज-बाग दिखाएंगे? ये गलत है और इसकी निंदा करता हूँ। विधायक जी, एक और सवाल है। ये लग रहा है कि ये जो प्रस्ताव गया है वो राजनीति से ज्यादा प्रेरित है, संवैधानिक जो कसौटी हो उस पर प्रस्ताव खरा नहीं उतरा। देखिए एक चीज और भी है कि लोगों को ये समझाना बड़ा मुश्किल होगा, जैसा कि अब थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि राज्य के लोगों के अंदर परसेप्शन अब ये जाएगा कि जेएमएम ने पास कर दिया, बीजेपी ने लटका दिया। तो क्या केंद्र सरकार कोई इनिशिएटिव इस पे ले सकती है? पॉजिटिव रास्ता कोई निकल सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को राज्य की राजनीति में कम से कम फायदा हो जाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी राजनीतिक फायदे और नुकसान की बात नहीं सोचती है, नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी मानव को केंद्र में रख के कि मानव का सर्वांगीण विकास कैसे हो और इंसान और इंसानियत की राजनीति करते हैं। हम उस तरह की गंदी राजनीति नहीं करते कभी भी। और आपको बताऊं कि जिस तरह से इन्होंने दिग्भ्रमित कराने का काम किया पूरे झारखंड को, 1985 का कट ऑफ माना रघुवर दास जी ने। रघुवर जी ने जब 1985 का कट ऑफ माना तो कोई विधानसभा में नहीं लाया था, उन्होंने तो कैबिनेट कराया, संकल्प लाया, लागू कर दिया। तो इनको किसने मना किया था? आप भी कैबिनेट करते, संकल्प लाते और 85 की जगह 1932 ही तो लिखना था, लिख देते। जब विपक्ष तैयार ही था
आप तैयार ही थे तो फिर परेशानी क्या थी। तो मेरा इतना ही कहना है कि हेमंत सोरेन जी चाहते ही नहीं है, मुख्यमंत्री चाहते ही नहीं है, सरकार चाहती ही नहीं है कि 1932 का खतियान लागू हो। ठीक उसी प्रकार जैसे उनके पूज्य पिताजी चाहते ही नहीं थे कि झारखंड राज्य अलग हो। अगर झारखंड राज्य अलग हो जाता तो अलग तो तब का ही हो जाता। जब जब भी झारखंड राज्य अलग होने की बारी आई, इन लोगों ने 3-3 करोड़ में झारखंड को दिल्ली के गलियारे में बेचा। क्या ये सत्य नहीं है? तो ये तो धन्यवाद देता हूँ स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को और हमारे नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी को, जिन्होंने ये किन प्रकार लालू यादव जी ने भी कह दिया था कि मेरी लाश पर बनेगा झारखंड। तो अटल जी माने नहीं और झारखंड अलग करा दिया, झारखंड अलग राज्य का दर्जा दिया। तो ये अपने पूज्य पिताजी के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। ये भी 1932 को सिर्फ मुद्दा बनाकर रखना चाहते हैं ताकि चुनाव के समय जनता के बीच जाएं और सीधी सरल भोली वाली जनता को कहें कि देखो हम तो 1932 का खतियान ला रहे थे और भाजपा वालों ने रोक दिया। विधायक जी, वाइंड अप करना, मैं आखिरी सवाल ले रहा हूँ। ये है कि कल हमारी बात हो रही थी सालखन मुर्मू से, उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी का एजेंडा होता है, इनका नारा होता है विकास को लेकर के, लेकिन झारखंड के कॉन्टेस्ट में जब कभी भी हम विकास की बात करते हैं तो इसका सीधा असर है विस्थापन, इसका सीधा असर है लोगों को तकलीफ होती है, लोगों को समस्या बढ़ जाती है यहाँ पे। तो विकास का जो ये पैमाना है और सालखन जी का जो ये आरोप है, आपका क्या कहना है? देखिए, मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि जो झारखंड के विस्थापित हैं, चाहे बोकारो स्टील प्लांट के विस्थापित हों, चांडिल डैम के विस्थापित हों, तेनूघाट डैम के विस्थापित हों, BSL के विस्थापित हों, मसानजोर डैम के विस्थापित हों, BCCL के विस्थापित हों, CCL के विस्थापित हों, कहीं के भी विस्थापित हों, सच में विस्थापित जो समस्या है ये दंश है और सालों से जो विस्थापित हैं वो झेल रहे हैं। और इसीलिए मैंने अपने 8 साल के विधायी कार्यकाल में कम से कम 8 बार से ज़्यादा विस्थापन के विषय को उठाया। चाहे मेरी सरकार हो, मैंने अपनी सरकार में भी इस विषय को गंभीरता से उठाया, हेमंत सरकार में भी उठाया गंभीरता से। और मेरे ही सवाल पर हेमंत सोरेन जी ने कहा भी था बजट सेशन 2015 में कि विस्थापन आयोग बनाऊंगा। मैंने उसका स्वागत किया था, लेकिन आज तक विस्थापन आयोग बना नहीं, 3 साल पूरा हो गया। और मेरा मानना है कि जब तक विस्थापन आयोग नहीं बनेगा और राज्य भर के विस्थापितों की समग्र समेकित चिंता नहीं होगी, तब तक झारखंड के जो विस्थापित हैं उनका भला नहीं हो सकता, झारखंड का भला नहीं हो सकता। देखिए, अपनी पत्नी का राज्य इंडिया से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो सुना आपने बोकारो के विधायक ने साफ कहा कि 1932 को लेके झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो प्रस्ताव है वो संवैधानिक कम राजनीतिक ज़्यादा है। विस्थापन को लेकर के भी उन्होंने बात रखी है। अगली बार एक और मेहमान और कुछ और मुद्दे और तब तक के लिए नमस्कार।